हे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो देखो, आज हम लोग एक नए चैप्टर की बात करने वाले हैं और वो नए चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, व्हाट इज बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि हम बोलते नहीं है कि मतलब मेरे और उसके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब क्या है, एक दूसरे के प्रति जो हमारे पास में सम्मान, या फिर बोल सकते हो क्या, एक तरह का अट्रैक्शन जो है हमारे बीच में, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले बॉन्ड का क्या मतलब बताया कि जैसे कि आप कभी देख पाते हो ना, जैसे कि मीथेन के स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, तो फिर ऐसा देख पाते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास में 4 हाइड्रोजन इस तरह से डंडे से जुड़े हुए हैं टाइप से लगता है, ऐसा ही लगता है हमें, फील आता है कि मतलब नहीं, दो एटम है, दो एटम डंडे से जुड़े हुए हैं, इस तरह का हम लोग को देखने को मिलता है। बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं है कि मतलब बॉन्ड कोई डंडा नहीं है कि जो दो एटम को जोड़ करके रख रहा है, फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। या फिर आपने डंबल से चीजें देखा होगा ना, मतलब जस्ट जस्ट लाइक दो दो साइड साइड में उनके बीच में कुछ उस तरह से है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? बॉन्ड, ठीक है ना। क्या लिखोगे? बॉन्ड। व्हाट इज बॉन्ड? लिखो, बॉन्ड। व्हाट इज बॉन्ड? तो बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई भी दो स्पीसीज हो सकते हैं, वो उन दो स्पीसीज के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या लिखोगे? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू स्पीसीज। कोई भी दो स्पीसीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। अब वो दो स्पीसीज कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। अब अगर वो दो स्पीसीज जो है ना, ठीक ना, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड, क्योंकि देखो पूरी केमिस्ट्री जो है ना, पूरी केमिस्ट्री किस पर चलती है? बॉन्डिंग पर चलती है। तो ये चैप्टर मच मोर वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करी जाए, या फिर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को सीखना चाहते हो, तो आपको ये बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक ना। मतलब बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं, बॉन्ड के लिए जो थियरीज दिए गए हैं वो थियरीज क्या हैं, ठीक ना, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। तो देखो, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केमिकल स्पीसीज। तो क्या लिखोगे? केमिकल बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड इज ए force of attraction between any two chemical species, between any two chemical species। कोई भी दो केमिकल स्पीसीज के बीच में क्या? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वो केमिकल स्पीसीज क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो एटम हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। विच कैन होल्ड देम, विच कैन होल्ड देम, जो कि उनको क्या करके रखता है? विच कैन होल्ड देम, जो कि उनको क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है, ठीक ना। तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू केमिकल स्पीसीज। और वो दो केमिकल स्पीसीज एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एटम्स मतलब न्यूट्रल जो हमारे पास में स्पीसीज होता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एटम बोल सकते हैं। आयंस जो कि चार्ज स्पीसीज होते हैं, और मॉलिक्यूल, ठीक ना। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। सबसे पहली बात, सवाल तो ये आता है कि बॉन्ड बनता क्यों है, या फिर बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है। मतलब आपके दिमाग में तो ये भी आता होगा ना कि मतलब कोई भी दो एटम है, दो आयंस हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है? तो बॉन्ड का फॉर्मेशन किस लिए होता है? टू गेट स्टेबिलिटी। किसके लिए बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होती है? टू गेट स्टेबिलिटी, ठीक ना। मतलब जब वो अकेले रहते हैं ना एटम्स, तो क्या होते हैं? मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो क्या, अनस्टेबल होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अगर सिंपल, अगर एक आंसर में, एक लाइन में आंसर करना चाहे, तो फिर हम लोग एक लाइन में क्या कह सकते हैं? टू गेट स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले लिखो
वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म, ठीक है ना, क्या लिखोगे, वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, कि केमिकल बॉन्ड जो है ना वो फॉर्म क्यों होता है, ठीक है, तो क्यों होता है, टू गेट स्टेबिलिटी, हर कोई क्या चाहता है, दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, क्या चाहता है, स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी, किसके लिए, स्टेबिलिटी को पाने के लिए हर कोई क्या चाहता है, मतलब बोल सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें ना, कार्बन जो है ना, कार्बन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक ना, कार्बन चाहे मतलब नोबेल गैस को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी पीरियोडिक टेबल में जो बाद बाकी एलिमेंट है ना, वो फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म बोल लो या फिर नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या है, तो इसका होने के पीछे का रीजन ये है कि उनके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो आप लिखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करना चाहें, फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन को ले लो आप, कार्बन कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, क्या लिख लोगे, कार्बन कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक ना, सो इट फॉर्म बॉन्ड विथ डिफरेंट एलिमेंट या फिर डिफरेंट एटम, सो इट फॉर्म्ड बॉन्ड with different element, with different atoms, with different atoms, और इसी वजह से ये क्या करता है, डिफरेंट एटम के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि कार्बन है, इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा, फिर इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा, कुछ इसी तरीके से रहा होता है, ठीक ना, तो कार्बन जो है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, और ये फॉर्म बॉन्ड फॉर्म करता है, तो अब देखो इसी के लिए स्टेबिलिटी के लिए क्या दिया गया था, सबसे पहले लुइस और कोसेल आए, ठीक है ना, लुइस और कोसेल आए, उन्होंने क्या दिया था, ऑक्टेट रूल दिया था, किसको देखते हुए, नोबेल गैसेस को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसमें कि उन्होंने ये पाया कि जो वैलेंस सेल में, जो वैलेंस सेल मतलब कि आउटर मोस्ट जो हमारे पास में सेल है, ठीक ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे और वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे किसी से, ठीक ना, मतलब रिएक्ट नहीं थे, स्टेबल थे, ठीक है ना, कहने का मतलब क्या था, स्टेबल थे, तो इन्होंने वहां से ये चीज निकाला कि जो उससे पहले वाले एलिमेंट है यानी कि ग्रुप 17 वाले एलिमेंट है, उनको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो उनके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और उसके बाद यानी कि फर्स्ट ग्रुप वाले, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो फिर क्या करते हैं, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेते हैं, तो वहां से ये उन्होंने कंक्लूड करा कि जो हमारे पास में एलिमेंट है ना, वो अपने वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, और इसी वजह से इस रूल का नाम क्या दिया गया, ऑक्टेट रूल, क्या नाम दिया गया, ऑक्टेट रूल, और ये पहला रूल था बॉन्डिंग को लेकर के, ठीक है ना, ऑक्टेट रूल, तो हेडिंग डालो ऑक्टेट रूल, ठीक है, पहले इतना नोट करो और उसके बाद हेडिंग डालो ऑक्टेट रूल। नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट रूल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या फिर केमिकल बॉन्ड, ठीक ना, क्या लिखोगे, फर्स्ट रूल ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, और वो पहला रूल क्या था हमारे पास में, ऑक्टेट रूल, क्या, ऑक्टेट रूल, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, कोसेल और लुइस के द्वारा दिया गया था, किसके किसके द्वारा दिया गया था, कोसेल एंड लुइस, ठीक है, और ऑक्टेट रूल क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट मतलब लुइस ने क्या किया था, एक मतलब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि 8 है और ऑक्ट का मतलब भी क्या होता है हमारे पास में, ऑक्ट का मतलब किससे होता है, 8 से है, किससे है, 8 से है, ठीक है, तो लिखो लुइस प्रोवाइडेड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन
ऑफ बैलेंस, ऑफ वैलेंस किसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया? वैलेंस, जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, ठीक ना। तो वैलेंस का क्या दिया? एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जो कि किस पर बेस्ड था? विच वॉज बेस्ड ऑन, विच वॉज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबेल गैस। इनर्टनेस का मतलब क्या होता है? अनरिएक्टिव। इनर्टनेस ऑफ नोबेल गैस जो कि किस पर बेस्ड था? इनर्टनेस ऑफ नोबेल गैस पर बेस्ड था। बोलो बात समझ में आ रही है? अब एटम के पास जो है ना दो पार्ट होते हैं। एटम के पास क्या होता है? दो पार्ट होता है। अब दो पार्ट में अगर बात करेंगे तो एक जो होता है हमारे पास में कर्नल होता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास में? वैलेंस सेल। अच्छा, कर्नल किसको बोलते हैं? जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है ना, न्यूक्लियस, और इनर सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? कर्नल। जो न्यूक्लियस होता है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहे होते हैं। तो एटम के पास में दो पार्ट होते हैं, ठीक ना। कितने पार्ट होते हैं? एटम्स हैज टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास में कर्नल और दूसरा क्या होता है? वैलेंस। वैलेंस सेल बोल लो, ठीक है। तो कर्नल किसको बोलते हैं हम लोग? जो न्यूक्लियस और इनर सेल होते हैं। जो क्या होते हैं? न्यूक्लियस और इनर सेल। न्यूक्लियस एंड इनर सेल। न्यूक्लियस एंड इनर सेल। न्यूक्लियस और इनर सेल जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? कर्नल। और जो हमारे पास में आउटर मोस्ट सेल होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, जैसे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में सेल है ना, ये वाला सेल, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। और ये जो सेल है ना, ये वाला हमारे पास में, ये क्या हो गया? सॉरी, ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? कर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नल, ठीक है। अब देखो लुइस ने क्या पोस्टुलेट किया? लुइस पोस्टुलेटेड दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट, ठीक ना। क्या करते हैं? लुइस ने ये पोस्टुलेट दिया कि एटम जो है वो क्या करते हैं? अपने वैलेंस सेल में यानी कि स्टेबल ऑक्टेट अचीव करते हैं बाय, लिखो इस बात को, लिख लो यहां पर, क्या लिख लोगे? लुइस पोस्टुलेटेड दैट, लुइस ने क्या पोस्टुलेट किया कि एटम जो है ना, एटम्स अचीव, एटम्स अचीव स्टेबल ऑक्टेट। ये क्या अचीव करते हैं? स्टेबल ऑक्टेट अचीव करते हैं व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। देखो अगर सिंपल अगर रूल के बारे में कहना चाहे ना तो रूल क्या कहता है? रूल का कहना यह है कि एटम जो है ना, जितने भी एटम्स हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या करना चाहते हैं? आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। इसी वजह से रूल को नाम दिया गया है ऑक्टेट रूल। अब देखो, एंड दिस केमिकल बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि ये जो केमिकल बॉन्ड है ना, क्या कहा लुइस ने? क्या पोस्टुलेट किया? एटम जो है स्टेबल ऑक्टेट बनाना चाहते हैं बाय लिंकिंग द, या फिर बोल सकते हो बाय दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड, यानी कि केमिकल बॉन्ड से लिंक होकर के। पहले इतना लिख लो। तो अब देखो आगे क्या लिखोगे आप? हम दोनों का अलग अलग अप्रोच जो था ना उसको पहले बता दे रहे हैं और उसके बाद कंबाइन करके चीजों को बता देंगे, ठीक है ना। तो देखो, एंड दिस बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द, एंड दिस बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द, या फिर लिखो इधर बाय द
formed either by the transfer of electron or sharing of electron, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, ठीक ना। और कोसेल ने अटेंशन दिया कुछ चीजों को, जैसे कि पीरियोडिक टेबल की बात करें हम लोग, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो नोबेल गैसेस से क्या है, सेपरेटेड है। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेंड कर रहे हैं, वेयर एज जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक ना। तो वहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में अगर बात करेंगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो ग्रुप 18 एलिमेंट है, 17 है, फिर उसके बाद 18 है, और उसके बाद क्या आता है, फिर अगेन 1 आता है, ठीक है ना। ग्रुप 1 यही सब हमारे पास में आते हैं। अगर ग्रुप 17 की बात करें तो ग्रुप 17 में कौन प्रेजेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 17, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर पीरियड में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कौन से ग्रुप वाले होते हैं, 17 ग्रुप वाले। और ये फर्स्ट ग्रुप में कौन प्रेजेंट रहे होते हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक ना। यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्या, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। याद करो जब हम लोगों ने किसकी बात करी थी, लोथर मेयर कर्व की बात करी, तब हम लोगों ने बात किया था ये क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहे होते हैं। कौन से ग्रुप वाले, फर्स्ट ग्रुप वाले। इनको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये किसका, नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गेन कर लेंगे। यानी कि इनको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बताया था ना, वैलेंस सेल निकालने का तरीका भी बताया था आपको हमने, ठीक ना। कि 1 हो गया, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होते हैं, यानी कि एस ब्लॉक वाले होते हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 2 होगा, 13 के लिए कितना होगा, 3 होगा, 14 के लिए 4 होगा, 15 के लिए 5 होगा, 16 के लिए 6 होगा, 17 के लिए 7 होगा, 18 के लिए 8 होगा। तो इसमें कितने हैं, 7 है ना। 17 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, लूज करेगा, ठीक है ना। ये लूज करेगा तो इसके इनर सेल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन क्या करके, लूज करके क्या करते हैं, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज इन्होंने क्या किया, यहां पर ऑब्जर्व किया बोलो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, अटेंशन दिया इन चीजों को लेकर के, ठीक है ना। कि ऐसा हो रहा है कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है ना, एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 18 ग्रुप वाले क्या है, नोबेल गैसेस हैं, क्या है, नोबेल गैसेस हैं। और ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। नोबेल गैसेस आर इनर्ट। नोबेल गैसेस जो है ना ये क्या होते हैं, इनर्ट होता है। ये किसका अप्रोच बता रहे हैं हम, कोसेल का अप्रोच बता रहे हैं। किसका अप्रोच बता रहे हैं, यहाँ पर लिख लो आप, कोसेल का अप्रोच है ये, ठीक है ना। कोसेल ने ये चीजें बताई थी, ठीक है ना। ये चीज किसने बताई थी, कोसेल ने बताई, ठीक है ना। और ये नोबेल गैसेस जो होते हैं ना, ये नोबेल गैसेस क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इनर्ट होते हैं। अनरिएक्टिव और यू कैन से इनर्ट, ठीक ना। ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक ना। ये ग्रुप 17 वालों को क्या कहा जाता है, बताओ तो, कोई बताएगा ग्रुप 17 वालों को क्या कहा जाता है, हेलोजेंस कहा जाता है, ठीक ना। और इनको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप चाहो तो लिख सकते हो कि इसका क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था आप लोग को, NS2 NP क्या होता है, 5 होता है। इनका क्या होता है, NS1 होता है। क्या होता है, NS1 होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल की ही बात कर लो, जैसे कि हाँ सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट को ले लो, इधर मिटा दो, बताओ। देखो हेलोजेंस वाले जगह पर आप क्या ले लो, फ्लोरीन ले लो, और उधर आप क्या ले लो, सोडियम ले लो। जैसे कि हेलोजन में क्या ले लिए हम, ग्रुप 17 वाले एलिमेंट में से एक एलिमेंट ले लिए, फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2s2 एंड 2p क्या होता है, 5 होता है। यही होता है,
इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। और इसके बगल में 18 ग्रुप में कौन प्रेजेंट है? नियोन, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2s2 एंड 2p क्या होता है? 6। और 18 के बाद जो हमारे पास में फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है हमारे पास में? फर्स्ट ग्रुप में जैसे कि हेलोजन में एक ले लिए सोडियम, क्या ले लिए? सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2s2, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं बस, ठीक ना? 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक ना? 3s1। तो आप देखो कि ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जहां पर हम लोगों ने बात करी थी ना, वैलेंस सेल किसको बोलते हैं? जहां पर n की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, याद करो। पीरियड नंबर की जब बात करी थी हम लोगों ने, पीरियड नंबर किस कौन से पीरियड में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है वो कैसे निकालते हैं? जो हाईएस्ट n वैल्यू होता है वही हमारे पास में पीरियड नंबर होता था, याद करो, है ना? तो ये हमारे पास में क्या है, और जितना हमारे पास में पीरियड नंबर होता है उतने ही उसके पास में क्या होते हैं? सेल होते हैं। वही हमारे पास में क्या होगा? वैलेंस सेल होगा, ठीक है? अब देखो जैसे कि इसमें वैलेंस सेल हमारे पास में ये है, ठीक ना? इसके वैलेंस सेल में ये है, इसके वैलेंस सेल में हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एक मिलेगा इसको, तो ये क्या कर लेगा? इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट कर लेगा। सिमिलरली ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर ये लूज करेगा तो नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगा। और इसके वैलेंस सेल में, नियोन के वैलेंस सेल में देखो, इसके नियोन के वैलेंस सेल में क्या है? ये जो वैलेंस सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 8 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे? 8 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। और इसी को क्या कहा गया है? ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक ना? दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट। क्या लिखोगे आप? दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट। क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना? तो इसको क्या माना गया? स्टेबल। क्या माना गया? स्टेबल, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से इसको क्या माना गया? स्टेबल, या फिर अनरिएक्टिव बोला गया है, ठीक है ना? अब देखो जो भी मेटल है ना, फर्स्ट ग्रुप में कौन प्रेजेंट है? मेटल है, ठीक ना? मेटल क्या कर रहा है? मेटल और जो हमारे पास में ये वाले हैं ग्रुप 17 वाले, ग्रुप 17 में कौन प्रेजेंट है? नॉन मेटल ना? इसको हम क्या मान लिए? एक्स। एक्स क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक्स क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्स माइनस फॉर्म कर रहा है। और जो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, मेटल क्या करके? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक ना? सॉरी, यहाँ पर गेन करके तो पॉजिटिव साइन लगा दो, गेन करके, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके M प्लस बना रहा है और नियरेस्ट नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन को अटेन कर रहा है। और क्या हो जा रहे हैं? ये स्टेबल हो जा रहे हैं, ठीक ना? अटेन द नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिग्रेशन, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? अटेन कर रहे हैं नियरेस्ट नोबेल गैस को, ठीक ना? यानी कि X माइनस एंड M प्लस अटेन द nearest noble gas configuration, attain the nearest noble gas configuration। ये nearest noble gas configuration को अटेन कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बात रही होती है, ठीक है ना? तो अब देखो कॉम्बिनेशन करके ऑक्टेट रूल को क्या कहा गया? फिर ऑक्टेट रूल, या फिर इसी को क्या कहा गया है? इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक ना? तो देखो इसी को हम कंबाइन करके क्या बात बोल सकते हैं? पहली बात, लुइस ने क्या बताया? लुइस ने क्या बताया कि नोबेल गैस में क्या होते हैं हमारे पास में? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और वो क्या है? इनर्ट है। क्या है? इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, स्टेबल है। तो हर एक एटम क्या चाहता है? अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। और कोसेल ने इस बात को अटेंशन दिया किस बात, किन चीजों को लेकर के, किसको रेफरेंस में लेकर के? ग्रुप 17 एलिमेंट और ग्रुप 1 एलिमेंट को लेकर के। ग्रुप 17 एलिमेंट में जो एलिमेंट है उनके एटम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। और ग्रुप 1 वाले में कितने थे? 1 इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव होगा तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जैसे ही ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर s वाला जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली 17 ग्रुप वाला एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसा है, आप ऐसा समझो कि एटम्स की दुनिया में ऐसे चल रही है कि हमारे सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे और हमको दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं होगा, ठीक है ना? यानी कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? मॉन्क लोग, ठीक है ना? मतलब जिनको दुनिया से कोई भी लेना देना
नहीं है, ठीक है ना, मतलब वही लोग हैं, ठीक है ना, बोल सकते हो स्टेबल, ठीक है ना, सही मायनों में वही लोग स्टेबल हैं अगर हम लोग कहना चाहें तो, अगर डेली लाइफ से रिलेट करना चाहें तो, ठीक है। ऑक्टेट रूल, तो वैलेंस शेल में कितना हो जाना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, ठीक है ना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा दुनिया से, मतलब वो क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो शुरुआत में बात करा था ना हम लोगों ने, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के एटम जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बोलो मिटा दूं, तो लिखो आगे, तो लिखो अब रूल की बात क्या है, रूल क्या कहता है, रूल यही कहता है कि एटम कैन अचीव, या फिर बोल सकते हो एटम कैन कंबाइन इधर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा, लूज करने वाला भी होना चाहिए और गेन करने वाला भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लूज करने वाला है लेकिन कोई सामने एक्सेप्ट करने वाला नहीं है तो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना, एक है जो कि गेन करने के लिए है, बैठा है लेकिन लूज करने वाला कोई नहीं है तो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, यानी कि जैसे कि हमारी भी आप देख लो, ठीक है ना, अगर हम रहेंगे तो सिर्फ हम ही रहेंगे, स्टूडेंट है ही नहीं कोई पढ़ने के लिए, तो भी कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर सिर्फ आप हो और हम नहीं है तो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेन देन का कार्यक्रम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो बस वही बात है, ठीक है ना। तो लिखो ऑक्टेट रूल, क्या लिखोगे, रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता क्या है, तो क्या लिखोगे, रूल का कहना ही है एटम कैन कंबाइन, या फिर इसी को क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ बॉन्ड कहा गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब देखो क्या लिखोगे, एटम कैन कंबाइन, रूल क्या कहता है, एटम्स कैन कंबाइन either by the transfer of valence electron or sharing of valence electron, or sharing of वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं या तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का क्या करके, ट्रांसफर करके, और या तो क्या करके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन वैलेंस सेल, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में क्या कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, और द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज द इंडिकेशन ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जो हमारे पास में ऑक्टेट में वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है ना, इनर्टनेस हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, अनरिएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, यही बात रही होती है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है या फिर एक छोटी सी चीज है जो कि आप अपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना, 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। वैलेंसी क्या होता है पता है, वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है ना, क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। और वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा बात है बस, ठीक है ना, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन और शेयर्ड, वैलेंसी
व्हाट इज वैलेंसी? तो वैलेंसी होता है हमारे पास में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, या फिर आप बोल सकते हो लॉस्ट और शेयर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, लॉस्ट किया या फिर शेयर किए ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, क्या कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक ना। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, बोलो बात समझ में आ रही है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, गेन किया, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन का उसने शेयरिंग करा, वही क्या होता है? उसका वैलेंसी होता है। और वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए ना दो चीजें रही होती है, ठीक ना। वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें रही होती है। हमको पहले ये चेक करना है, और इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक ना। आपको ये पता होगा कि अगर वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होगा तो आप इजीली निकाल सकते हो वैलेंसी, ठीक ना। इफ वैलेंस सेल हैज 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, जब क्या होते हैं 4 या फिर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जो है वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था ना, ऑर्गेनिक में जब बात किया था, तो कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब क्या? उसकी वैलेंसी अगर 4 है, तो 4 है के कहने का मतलब क्या है कि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स रहे होते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, हम लोगों ने बात किया था। क्यों कहा था नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है? क्योंकि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से, ठीक है ना। और कोई रीजन नहीं है, ठीक ना। सॉरी, वैलेंस सेल में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ तो? हाँ ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? 5, सॉरी 5 होते हैं। तो फिर आप उसमें क्या करते हो? 8 माइनस आप 5 करो, यानी कि सेकंड केस, ठीक ना। इफ वैलेंस सेल हैज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, यानी कि अगर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इफ वैलेंस सेल हैज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, जब क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब क्या होगा? देन वैलेंसी जो है, देन वैलेंसी क्या होती है? 8 माइनस में वैलेंसी विल बी इक्वल टू द 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 जो भी होगा हमारे पास में, अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में, तो 8 माइनस क्या कर दोगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? वैलेंसी मिल जाएगा, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो इस तरह से वैलेंसी निकाली जाती है। तो ऑक्टेट रूल का क्या कहना है? एटम कंबाइन करते हैं ईदर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिग्रेशन, या फिर बोल सकते हो टू नियरेस्ट टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस सेल, ठीक ना। अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एटम या तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ठीक ना। ये बात रही होती है ऑक्टेट रूल की। उसके बाद हम लोगों ने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट देखा। वैलेंसी में क्या बात कही कि वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी कि कोई भी एटम जो है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन का लूज और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, वो क्या होता है हमारे पास में? वैलेंसी होती है। क्या होती है? वैलेंसी। निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर वैलेंस सेल में लेस देन 4 और 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा? वैलेंसी होगा। और अगर क्या होगा? 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 माइनस क्या करेंगे हम लोग? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है आपको? अब उसके बाद
लिमिटेशन क्या निकल के आता है, ठीक है ना, कि इसके क्या है लिमिटेशंस हैं, इस रूल के क्या है लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, और वो कमियां क्या है। पहला तो कमी ये है कि कुछ कुछ कंपाउंड ऐसा देखा गया, इसमें कहा किया गया है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, ठीक है ना, यानी कि या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद में एटम्स के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए थे वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन। बट पाया ये गया कि कुछ कुछ कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 8 से किसी में ज्यादा हो जा रहे थे, किसी में क्या हो जा रहे थे, कम हो जा रहे थे। तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना, कि वैलेंस शेल में इन्होंने क्या कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कहीं पर मतलब 10 हो जा रहे हैं, कहीं पर 12 हो जा रहे हैं, ठीक है ना, इनको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो उनका क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो किसी किसी कोई कोई ऐसा मॉलिक्यूल था जिसमें कि ऑड इलेक्ट्रॉन थे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये उनका क्या रहा था, लिमिटेशन रहा था किसका, ऑक्टेट रूल का। तो लिखो, हेडिंग डालो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है, मिटा दो इधर, बताओ। तो नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन क्या होता है। तो आप क्या लिखोगे, इन सम मॉलिक्यूल, पाया यह गया कि कुछ मॉलिक्यूल में, इन सम मॉलिक्यूल्स द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, या फिर बोल सकते हो इज नॉट कंप्लीटेड, द ऑक्टेट ऑफ central atom is not completed। नॉट कंप्लीटेड का मतलब क्या, दैट इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन से क्या थे, कम थे। एंड सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, एंड सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और उनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहा गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहा गया, डेफिशिएंस मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट मतलब कमी, ठीक है ना, कम, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें BH3 की, ठीक है ना, BH3, तो BH3 में क्या होता है, बोरोन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आगे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यही कहना है कि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या करता है, कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड उतना ही फॉर्म कर सकता है। तो बोरोन जो है यहाँ पर क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ये वैलेंस शेल के हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके और बोरोन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, और इस तरह से क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये जो बोरोन है ना, ये क्या है, सेंट्रल एटम है, क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक है ना। तो देखो, अच्छा आपको ये तो पता होगा ना कि सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं हम लोग। देखो मॉलिक्यूल में जिस जिस एटम का नंबर सबसे कम होगा ना, वो क्या होगा, सेंट्रल एटम। इसमें सबसे कम एटम किसका है, बोरोन का है, तो क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। अगर आप इससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों के नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इन दैट केस पहले तो आप ये लगाओगे कि जिसके एटम कम है वो क्या होगा, सेंट्रल एटम। और अगर क्या होगा, ये रूल मतलब नहीं लग पाता है, तो आप ये देखोगे कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो होगा सेंट्रल एटम, वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। तो देखो बोरोन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो शेयरिंग के बाद में जैसे कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात याद रखना कि हाइड्रोजन जो है क्या कंप्लीट करता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट।
और बाद बाकी एलिमेंट जो है वो क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑक्टेट। अब देखो इस बोरोन के पास में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, 8 से कम है, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे कि BF3 भी ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, BF3 भी ले सकते हो, या फिर BCl3 भी ले सकते हो। तो इनके पास क्या है, और एक बात देखो कि जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे इसके बाद क्या होगा, बोरोन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होगा p का, ठीक है ना, जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। और ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से ये जो BH3 है ना, वो दो बोरोन मिल करके क्या करते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं एक यूनिट जो कि क्या होता है, B2H6 होता है, यानी कि डाइमर के फॉर्म में होते हैं, जहां पर कि आपको क्या देखने को मिलता है, बनाना बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, सिंपल बात आप ये समझो फिलहाल कि बोरोन के पास में लेस देन क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा जो होगा, दूसरा जो लिमिटेशन था, दूसरा लिमिटेशन क्या था कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनमें कि क्या था, वैलेंस शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिनको कि क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये ऑक्टेट रूल, क्योंकि ऑक्टेट रूल का क्या कहना था कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है कि नहीं। अब कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि सेंट्रल एटम में क्या हो रहे हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो लिखो, इन सम मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो क्या लिखोगे आप, सेकंड लिमिटेशन वाज व्हाट, इन सम मॉलिक्यूल्स, इन सम मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम कंटेन the central atom contains more than 8 इलेक्ट्रॉन। क्या कंटेन करके रख रहा था, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रख रहा था इन इट्स वैलेंस शेल, इन इट्स वैलेंस शेल। एंड सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, इस तरह के मॉलिक्यूल को कहा गया था इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। क्या, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें ना, फॉर एग्जाम्पल PCl5। क्या, PCl5। अगर PCl5 में अगर बात करेंगे तो PCl5 में सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम। तो अगर आप फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, 3s2 3p3, एंड यहां पर क्या होगा, 3d0 रहा होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, फॉस्फोरस के पास में है। जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं ना, p ब्लॉक वाले, उनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। तो अब ये d है, तो इसमें क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो होता क्या है कि एक्साइटेड स्टेट में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, s का, ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें कि हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पर चला जाता है, d में चला जाता है। कहां पर चला जाता है, d में चला जाता है। और इस तरह से इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 3d1 5 हो जाते हैं। और फिर ये हमारे पास में हाइब्रिडाइज्ड हो करके हमारे पास में, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन आगे बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की अभी बात नहीं करते हैं। फिलहाल आप ये समझो, फिलहाल की ये समझो कि इसके पास वैलेंस शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये क्या करेगा, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इट विल फॉर्म 5 बॉन्ड्स विद द 5 क्लोरीन, ठीक है ना। जैसे कि फॉस्फोरस है, यहाँ पर ये इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड रहे होते हैं, ये एक्सियल वाले रहे होते हैं, कुछ इस तरह से ऐसा रहा होता है। तो क्लोरीन दिखा दो आप, इधर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन रहा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के साथ में क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है ना, ये देख लो।
यह है कुछ ऐसा। तो यहां पर क्या रहा होगा हमारे पास में, शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। इधर हमारे पास में 6 और इधर 2, 8 हो गए, 6 to 8। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट जो हमारे पास में सेंट्रल एटम है उसमें 8 से क्या हो गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, देखो आप, हो गए ना। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फॉस्फोरस के बाद में आफ्टर द शेयरिंग, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो इसी वजह से इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या कहा जाएगा कि सेंट्रल एटम के पास में मोर देन क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कहा जाएगा। जैसे कि ClF3 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ClF3 भी हो सकता है। एग्जांपल में आप लिख लो, आप मिटा दो इधर। अनदर एग्जांपल इज ClF3 हो गया, या फिर आपके पास में SF6 हो गया, SeF6 2- हो गया। ये सब जितने भी है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। आप इनमें निकाल सकते हो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और एग्जांपल क्या हो सकता है, मोर एग्जांपल में भी ClF3 हो सकता है। जैसे कि ClF3 की बात करें तो ClF3 3 बॉन्ड बना दो, ये रहा होगा, सॉरी फ्लोरीन। तो 3 तो हमारे पास में दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन के पास में, 7 इलेक्ट्रॉन थे। कितने बच गए हैं हमारे पास में, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, जो कि क्या होंगे, लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। किस फॉर्म में, लोन पेयर में। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर किसको बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, लोन पेयर। तो आप क्या लिखोगे, नॉन बॉन्डेड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या, नॉन बॉन्डेड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि और एग्जांपल हमने क्या कहा, SF6 अब आप ले सकते हो। क्या ले सकते हो, SF6। फिर उसके बाद में SF6 के अलावा सेलेनियम का ले लो, SeF6 2-। तो ऐसा कुछ भी रहा होगा, ठीक ना। इन सब में आप देखोगे क्या कि ये जो सेंट्रल एटम है ना, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 12 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक ना। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और एक जो लिमिटेशन था, वो लिमिटेशन क्या था, ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो ऑक्टेट रूल है, क्या लिखोगे आप, नेक्स्ट और एक लिख लो, थर्ड जो लिमिटेशन है, वो थर्ड लिमिटेशन क्या है, द ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, द ऑक्टेट रूल doesn't explain the formation of odd electron species, doesn't explain the formation of odd electron species। ये odd electron species को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे कि NO हो गया, ठीक है ना। जैसे कि क्या हो गया, फॉर एग्जांपल NO। तो देखो नाइट्रोजन क्या करता है हमारे पास में, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हुए क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ऑक्सीजन की तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, मतलब बोल सकते हो क्या, यहाँ पर हमारे पास में नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस नाइट्रोजन को काउंट, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में के बाद में काउंट करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक ना। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है क्या, ऑक्टेट रूल, ठीक ना। तो ये था हमारे पास में क्या, ऑक्टेट रूल। क्या, ऑक्टेट रूल। तो अगेन फिर से देखो आप, ऑक्टेट रूल क्या था, क्या है ऑक्टेट रूल, कि एटम जो है कंबाइन करते हैं इधर बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, टू अटेन द नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिगरेशन बोलो, या फिर टू कंप्लीट द
ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल, ठीक है ना। ये था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की बात क्या थी हमारे पास में, उसके बाद वैलेंसी को हम लोगों ने देखा। वैलेंसी क्या रहा होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम होता है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास में। हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। अगर 4 या फिर 4 से कम होंगे तो जितना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। और अगर मोर देन क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 8 माइनस क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। बस आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद लिमिटेशंस देखा, 3 लिमिटेशन थे। पहला लिमिटेशन क्या रहा कि कुछ मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास में लेस देन कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, उनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। जिसमें क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे उसको इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिसमें कि ऑड इलेक्ट्रॉन थे, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये ऑक्टेट रूल। तो ये थे उनके लिमिटेशंस, और ये था इसका ऑक्टेट रूल था, और उसका बोल सकते हो लिमिटेशन, ठीक है ना। बताओ कोई भी दिक्कत है इसमें।